तो अभी तक हम लोग क्या देख लिए? टाइप्स ऑफ केबल एंड टाइप्स ऑफ वायर, मतलब वायर के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत मतलब जानकारी ले लिए। ठीक है, जितना ही बताया ना उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। क्या कि टाइप्स ऑफ वायर में क्या होता है, टाइप्स ऑफ केबल में क्या है, ज्यादा कुछ खास अंतर है नहीं। थोड़ा बहुत डिफिनेशन में अंतर है, बाकी सारा प्रॉपर्टी टाइप सब तो सेम ही है ना। तो ज्यादा हार्ड भी नहीं है, मेरे ख्याल से समझ में भी आ गया होगा। बस तुमको नाम याद रखना है, VIR का क्या होता है, CTS क्या होता है, TRS क्या होता है, फिर तुम्हारा वेदर प्रूफ केबल क्या होता है। ठीक है ना, मतलब जो तुम्हारा मतलब टाइप है। अब हम मुझसे अगर एक्सप्लेन करने के बारे में बोल दिया तो जितना भी हम लोग के पास केबल है, सबका सब में जो इंसुलेशन मटेरियल है लगभग का सेम ही है, एक दो को छोड़ करके। ठीक है, जैसे PVC हो गया और एक टाइप वुड कुछ ऐसा था, तो उसको छोड़ करके बाकी सबका इंसुलेशन मटेरियल सेम था, बस प्रोटेक्टिंग कवरिंग चेंज हो रहा था। और जो कवरिंग चेंज कर रहे थे वही उसका नेम दे रहे थे। तो अगर हमें नेम पता है तो उसको हम एक्सप्लेन तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो अगर इतना ध्यान में रहेगा ना तो लिखने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, या फिर किसी को बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो तरीके से देखना है। अब उसके आगे हम थोड़ा सा ये भी देखे थे कि जो हम लोग केबल बनाते हैं उसमें से कुछ ऐसा फैक्ट है जिसका हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें हम लोग बोले थे नेसेसिटी ऑफ टिनिंग, कि हम हर एक केबल में ना टिनिंग करते हैं। पहले केबल को हार्ड बनाने के लिए सल्फर का यूज किए, लेकिन सल्फर का यूज करने के कारण वो क्या कर रहा था, सल्फर कंडक्टर के साथ रिएक्ट कर रहा था। ठीक है, और वहां पर जो उसका इंसुलेशन है वो इंसुलेशन भी कंडक्टर के वो मतलब बोल सकते हैं कि चिपका हुआ था कंडक्टर के साथ। तो मेरा कोशिश यही रहता है ना कि करंट बहुत मतलब स्मूथली, या फिर जो तुम्हारा करंट फ्लो करता है उसमें किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न ना हो, मतलब रेसिस्टेंस क्रिएट ना हो। रेसिस्टेंस को नेग्लिजिबल रखना है, मतलब बहुत कम, जितना हो सके उतना कम रखना है। तो उस केस के लिए पहले कंडक्टर को बचाने के लिए, सल्फर के रिएक्शन से हटाने के लिए हम वहां पे टिनिंग करते हैं। ठीक है, कंडक्टर में टिन का लेपन करते हैं। ठीक है, इससे मेरा एक और फायदा हो जाता है कि जो मेरा इंसुलेशन कंडक्टर में सटा हुआ है वो भी उससे हट जाता है। ठीक है, मतलब कंडक्टर उसके अंदर है लेकिन इंसुलेशन उसके उससे उसको कोई मतलब नहीं है, बस उसको वो ढके हुए है। इससे बहुत सारा फायदा हो गया। तो टिनिंग का मतलब इस समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं वोल्टेज ग्रेड ऑफ केबल के बारे में। वोल्टेज ग्रेड ऑफ केबल क्या होता है? ठीक है, तो हम जितना भी बताए थे केबल में, हम वायर में उतना डेप्थ में नहीं गए। हम वायर में थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लिया, तुम लोग को PDF सेंड कर दिए, तो उसको पढ़ना जरूर है। ऐसे नहीं कि बस मिल गया तो बस उसको ताका कर देना है, एक बार रिवाइज कर लेना, काम बन जाएगा। अब देखो, वोल्टेज ग्रेडिंग ऑफ केबल के, इसका मतलब डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि केबल का हम वोल्टेज ग्रेडिंग का बात कर रहे हैं, मतलब किस केबल का वोल्टेज ग्रेडिंग कितना होगा और हम कौन सा वोल्टेज ग्रेड का केबल यूज करेंगे, मेरे लिए कौन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, किस पर्पस के लिए कौन सा केबल सही होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी तो ऐसे अनुमान तो लग ही जाता है, फिर भी देख लेते हैं। ग्रेडिंग मीन्स क्या हो गया? तो ग्रेडिंग मीन्स द वर्किंग वोल्टेज ऑफ केबल। ठीक है, अगर हम इसके आगे का बात करें तो कह रहा है द थिकनेस, देखते जाना, बाकी सारा समझ में आ जाएगा, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। द थिकनेस ऑफ द रबर इंसुलेशन कवरिंग ऑफ द केबल डिपेंड अपॉन द वोल्टेज एट विच अ केबल इज टू वर्क। जाहिर सी बात है कि हम किस वर्क के लिए केबल का यूज कर रहे हैं, इंसुलेशन उसी पे तो डिपेंड करेगा। ठीक है, हमें इंसुलेशन को कितना थिक रखना है,
मतलब इंसुलेशन कितना करे कि वो उस वोल्टेज को बर्दाश्त कर सके। पता चला कि हम 11 केवीए में केबल यूज कर रहे हैं, और जैसे ही उसमें लाइन दिए पूरा इंसुलेशन मेरा मेल्ट हो गया, पूरा गल गया, कंडक्टर तो बर्बाद हुआ ही, पूरा एक तरह से बोल सकते हैं ना डैमेज कंडक्टर तो हुआ ही, साथ में साथ अगल बगल को भी नुकसान पहुंचा दिया, तो घाटा हो गया ना। तो अगर हम केबल यूज कर रहे हैं तो केबल यूज कर रहे हैं तो उसका हमको ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि उस आखिर केबल यूज कहाँ हो रहा है, उसका वोल्टेज क्या है, और उसी वोल्टेज के अकॉर्डिंग हमें उसका इंसुलेशन देखना होगा कि इसके लिए कितना इंसुलेशन वाला केबल चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, ये पॉइंट तो हम लोग को नोट कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, तो देयरफॉर cables are manufactured in इलेक्ट्रिकल वायरिंग में ना टू टाइप का केबल हम लोग जो यूज करते हैं, वो टू डिफरेंट टाइप का केबल यूज होता है हम लोग में, डिफरेंट ग्रेड्स। कौन कौन, इसको ध्यान में रखना। ये जो है वो 230/400 जो हम लोग रेसिडेंशियल पर्पस में यूज होगा, ठीक है, कॉमर्शियल में भी यही यूज होता है, एंड जो इंडस्ट्रियल में यूज होता है वो 650/1100 वोल्ट ग्रेड का केबल। अब मान लो अक्सर उसके ऊपर भी तो करते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन के, तो ट्रांसमिशन लाइन का हम बात ही नहीं कर रहे, हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग का बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल पर्पस में होगा तो 650/1100 वोल्ट, और अगर रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल पर्पस में होगा तो 230/400 वोल्ट का हम लोग केबल यूज करेंगे। ठीक है, अब 230 कहाँ, अगर न्यूट्रल के साथ कर रहे हैं 230, लाइन टू लाइन 400, यहाँ पे न्यूट्रल के साथ कर रहे हैं तो 650, लाइन टू लाइन 1100। ठीक है, डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट के अनुसार। अगर हम यहाँ बात करें तो 230/400 वोल्ट ग्रेड cables are used for डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है, मतलब रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। पावर वायरिंग इंस्टॉलेशन, वहीं अगर हम इसका बात करें 650/1100 वोल्ट ग्रेड केबल्स आर यूजेज फॉर इंडस्ट्रियल पावर वायरिंग। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ज्यादा तो कुछ है नहीं इसमें। अब बात आता है, एक तो देख लिए वोल्टेज ग्रेडिंग ऑफ केबल, देख लिए टाइप्स ऑफ केबल देख लिए, उसके बाद हम लोग क्या देखे, नेसेसिटी ऑफ टिनिंग देख लिए, ये तीन चीज देख लिए। अब है कि हमें केबल को सेलेक्ट करना है। मेरे पास डिफरेंट टाइप का केबल है मेरे पास, ठीक है, 5 6 7 8 टाइप का तो केबल हम पढ़ ही लिए। अब है कि हम कौन सा केबल को सेलेक्ट करेंगे, तो मेरे पास कौन कौन सा फैक्ट होना चाहिए, किस किस चीजों को ध्यान में रखेंगे ताकि उसके अनुसार हम केबल को चूज करें। क्या सिर्फ वोल्टेज ग्रेडिंग को देखेंगे, 11 था देखें कि हम मेरे पास मतलब हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम केबल यूज कर रहे हैं, तो ठीक है भाई 230/400 का केबल कौन सा है, तो सिर्फ उसी को देखेंगे। हम ये भी तो देखेंगे ना कि हम यूज कहाँ कर रहे हैं, इंडोर वायरिंग में यूज कर रहे हैं, या फिर हम मतलब बोल सकते हैं कि हम गली मोहल्ले में वायर को बिछाने के लिए यूज कर रहे हैं, कहीं भी हो सकता है। तो ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जहाँ पर वायरिंग यूज कर रहे हैं क्या वहां पे मौसम का प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, या फिर अगर घर में यूज कर रहे हैं, इंडोर वायरिंग में यूज करेंगे, उससे क्या फर्क है, इंडोर वायरिंग में वो तो मतलब बोल सकते हैं दीवार के अंदर वो अपना वायरिंग किया हुआ है, तो उसको बोल सकते हैं टेम्परेचर पे तो कोई डिफेक्ट पड़ेगा नहीं। अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो कौन सा केबल चाहिए, अगर वहां मॉइस्चर आ रहा है तो कौन सा केबल यूज करेंगे, ये सब का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। वो सब हम पढ़ चुके हैं कि किस कंडीशन में कौन सा केबल सही रहेगा। तो वही आता है नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का आता है, सिलेक्शन ऑफ केबल।
केबल का सिलेक्शन कैसे करेंगे? फॉर वायरिंग इंस्टॉलेशन। मेरा वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो। यस सर। ठीक है। अब देखो, सबसे पहला क्या ध्यान में रखना है, कुछ नहीं है इसमें, बस ये जान लो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला जो ध्यान रखना होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये क्या होता है? तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मतलब क्या हो गया कि जो टेम्परेचर, मतलब हम जिस जहाँ यूज कर रहे हैं वहां पर टेम्परेचर का भी कोई प्रभाव पड़ सकता है, मतलब टेम्परेचर वेरी कर सकता है। अगर वेरी कर सकता है तो उसके अनुसार केबल यूज करेंगे। जहाँ टेम्परेचर एकदम नॉर्मल रहेगा कि चलो यहाँ पर तो जनरली मतलब 30 से 40 के बीच में रहता है, तो चलो इससे आगे पीछे होगा नहीं टेम्परेचर, तो ठीक है नॉर्मल केबल का यूज कर लेते हैं, जो टेम्परेचर पे डिपेंड कर, मतलब बोल सकते हैं कि करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, उसके अनुसार हम केबल को चूज कर लेंगे। तो हम यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ना, द इंसुलेशन ऑफ केबल should not be affected, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाय द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि जो हम केबल यूज करेंगे वो टेम्परेचर से डैमेज नहीं होना चाहिए, वैसा केबल हम यूज करें। ठीक है, मतलब टेम्परेचर उसको इफेक्ट ना पहुंचा पाए। तो हम पढ़े भी थे ना कि कुछ केबल ऐसा होता है जो हाई टेम्परेचर पे वो अपना वो प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट होता है, लो टेम्परेचर पे वो भंगुर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो टेम्परेचर मतलब चेंज करता है तो उसका बिहेवियर कुछ अलग हो जाता है। कुछ केबल ऐसा होता है जिसको टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जो टेम्परेचर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है लेकिन बहुत कॉस्टली है। ठीक है, तो वो भी चीजों को देखेंगे कि ठीक है टेम्परेचर पे अफेक्ट ना पड़े, कॉस्ट भी नहीं भागे, वो भी चीज ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा? अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, बहुत अच्छा से एग्जाम्पल दिया हुआ था, हम उसको ले लिए हैं। कह रहा है अ वेदर प्रूफ केबल इज यूज्ड फॉर ओपन प्लेसेस। ठीक है, मतलब वेदर प्रूफ केबल को कहाँ यूज करेंगे? ओपन प्लेस में जो हम वायरिंग करेंगे वहां पे वेदर प्रूफ केबल का यूज करेंगे। और अ ट्रोपेड्यू केबल, इसके बारे में तो पढ़े थे ना, इज यूज्ड फॉर, ये तो बहुत हार्ड होता है, ऑयल मिल्स। ठीक है, तेल के कारखाना में इसका यूज करेंगे। मतलब कहने का मतलब प्लांट ये सब में हम ट्रेपेड्यू केबल का यूज करेंगे, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी पढ़े थे कि ये बहुत हार्ड होता है, इसका जो मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। इसका यूज भी हम लोग देखे, ट्रेपेड्यू केबल का यूज जनरली हम लोग प्लांट में करते हैं, केमिकल प्लांट में करते हैं, या फिर सिग्नलिंग में करते हैं। रेलवे सिग्नलिंग के लिए जो हम लोग केबल का यूज करते हैं वहां पर ट्रेपेड्यू केबल होता है, तो ठीक है ना, वहां पे यूज हो जाएगा ये। यही तो हो गया सिलेक्शन ऑफ केबल, किस जगह पे कैसा केबल यूज करना है। और अगर हम बात करें अ लेड कवर्ड केबल्स, ये कहाँ यूज होगा? ये तो बहुत कॉस्टली होता है, तो समझ में भी आ रहा होगा कि कहाँ हम लिखने वाले हैं, यूज्ड इन केमिकल प्लांट। क्यों? क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट ना करे, और इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी मजबूत होगा, और ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। बहुत सारा प्रॉपर्टी देखे थे, एज द
एसिड फ्यूम्स कैन, देखो वही चीज लिख रहे हैं, डिस्ट्रॉय द इंसुलेशन ऑफ अदर केबल। और दूसरा केबल जब यूज करेंगे ना केमिकल प्लांट में, तो वो मतलब बोल सकते हैं रिएक्ट कर लेगा केमिकल के साथ, एसिड के साथ, वो मतलब रिएक्ट कर लेगा, उसमें डिफरेंट प्रकार का वहां पे एसिड फ्लो करते रहेगा, वहां पे मिलता रहेगा, तो उस कंडीशन में केबल जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और भी लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डोमेस्टिक पर्पस में हम लोग कौन सा केबल यूज करते हैं, लिख लेते हैं, अ फ्लेक्सिबल केबल is used for डोमेस्टिक पर्पस या इंडोर वायरिंग। ठीक है, ये सब हो गया, ये सब मतलब समझने के लिए थोड़ा बहुत आइडिया लग जाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का होता है, ठीक है, एक हम टेम्परेचर तो देख लिए, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा होता है कि उस वोल्ट अभी बोलते बोले वोल्टेज ग्रेड देखना है कि आखिर उसका वर्किंग वोल्टेज कितना है। तो वर्किंग वोल्टेज का मतलब वो मैक्सिमम वोल्टेज कितना बर्दाश्त कर सकता है, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द सर्किट। ठीक है, मतलब हम जो केबल यूज कर रहे हैं उसमें हम वोल्टेज ग्रेडिंग भी चेक करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ग्रेडिंग ऑफ द केबल शुड बी इक्वल टू द मैक्सिमम वर्किंग वोल्टेज ऑफ द सर्किट। ठीक है, वोल्टेज ग्रेडिंग का तो ख्याल रखना ही है, इसमें हम लोग देखे थे, हम लोग के पास दो प्रकार का वोल्टेज ग्रेडिंग होता है, एक 230/400, एक 650/1100। तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या है, फुल लोड करंट इसका कितना है, करंट कैपेसिटी भी तो मालूम होना चाहिए, तो करंट कैपेसिटी इसका कितना होता है, फुल लोड करंट ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो इसके बारे में अगर लिखेंगे तो द करेंट रेटिंग ऑफ द केबल मस्ट बी at least such that it can pass the full load current। ठीक है, इस इतना बात को हम लोग को ध्यान में रखना है, एटमॉस्फेयर कंडीशन, उसके बाद मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द सर्किट, और मतलब बोल सकते हैं करंट रेटिंग। इस तीन चीजों को जनरली हम लोग को ध्यान रख करके हम केबल को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो इतना हम लोग तो देख लिए, केबल्स के बारे में देख लिए, टाइप्स ऑफ केबल पढ़ लिए, नेसेसिटी ऑफ ट्यूनिंग पढ़ लिए, वोल्टेज रेटिंग पढ़ लिए, और सिलेक्शन ऑफ केबल पढ़ लिए, जो तुम्हारा टाइप्स एंड मतलब टोटल केबल एंड वायर के बारे में डिस्कस हो गया। अब बात होता है कि अब हम लोग आते हैं वायरिंग में। तो जब वायरिंग में आते हैं तो हम देखते हैं ना कि जैसे किसी में मतलब होता है ना कि जैसे कोई वायरिंग हम कर रहे हैं, तो वायरिंग कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि मेरे पास एक ही वायर से पूरा वायरिंग कर दिए। कोई वायर का जो बंडल होता है, जैसे एक कॉइल हम वायर लाए तो ऐसा मतलब कनेक्शन किए कि एक कॉइल में कितना होगा, 100 मीटर के आसपास होगा या 30 मीटर के आसपास होगा, जैसा बंडल आएगा। ठीक है,
तो अगर वो इंड हो गया तो दूसरा की उसमें केवल मतलब वायर को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्शन कैसे करेंगे, या फिर किसी वायर को हमें स्विच में कनेक्ट करना है तो स्विच में कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो अब उसे उसका भी तो तरीका होना चाहिए ना, कि ऐसे ही रैंडमली बस घुमा दिए जोड़ दिए बस हो गया। क्योंकि हमें ध्यान रखना पड़ता है कि करंट लीकेज ना हो, शॉर्ट ना करे। पता चला कि उसमें लाइन तो पास हो रहा है, हमें लाइन भी मिल रहा है, लेकिन वहां स्पार्किंग हो रहा है। उस चीजों को भी तो ध्यान में रखना होगा। तो उसके लिए हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है वायर स्प्लाइसिंग। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के लिए छोड़ दो, लेकिन जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है वायर स्प्लाइसिंग, ठीक है। और ये चलेगा कल तक, और इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। स्प्लाइसिंग मतलब ज्वाइंटिंग एंड टर्मिनेशन। देखो, सबसे पहला होता है ना वायर स्प्लाइसिंग। वायर स्प्लाइसिंग क्यों करना पड़ता है, तो हम यहाँ पर अगर पॉइंट बाय पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। स्प्लाइसिंग एंड टर्मिनेशन is a necessity for ऑल जॉब ऑफ वायरिंग, ठीक है। किसी भी वायरिंग में हमें स्लाइसिंग और टर्मिनेशन का तो जरूरत पड़ेगा ही। तो अब टर्मिनेशन कहाँ करेंगे, द टर्मिनेशन ऑफ वायर इज नीडेड एज द wires are to be connected to switches, holders, ठीक है, या फिर रिसेप्टेबल्स, etc। अब ध्यान दो, कह रहा है कि जब हम किसी वायर को स्विच में कनेक्ट कर रहे हैं, फैन के टर्मिनल में कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर तुम किसी भी डिवाइस में कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, या किसी बल्ब के होल्डर में कनेक्ट कर रहे हो, तो उस कनेक्शन को सबसे पहला हम लोग टर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कनेक्शन तो करना होगा, तो वही उसको बोलते हैं, उस कनेक्शन को बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ वायर। अब उसके बाद जब हम किसी दो वायर को आपस में कनेक्ट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वायर स्प्लाइसिंग। दोनों का मतलब ध्यान होना चाहिए, टर्मिनेशन कहाँ यूज होगा, स्प्लाइसिंग कहाँ यूज होगा, ठीक है। अगर हम स्प्लाइसिंग का बात करें, द स्प्लाइसिंग ऑफ वायर या फिर ज्वाइंटिंग ऑफ वायर, हम दोनों साथ में लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। वायर इज रिक्वायर्ड सिंस ये देखो, ये बस तुमको पॉइंट लिखने के लिए लिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब जो है तो पड़ेगा ना, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ हम क्या लिख रहे हैं, जनरली लेंथ ऑफ द वायर इज, जो भी है डिपेंड करता है, कहीं 100 मीटर का भी आता है, कहीं 30 मीटर का भी आता है, वो कॉइल पे डिपेंड करेगा, जनरली वो 100 मीटर ही रहता है। एंड टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड फॉर हाउस वायरिंग में बी मोर देन 100 मीटर।
ये बस लिखने के लिए, लेकिन ऐसा थोड़े है कि 100 मीटर वायर यूज करेंगे तभी ज्वाइंटिंग का बात आएगा, उसके पहले भी तो आ सकता है, ठीक ना, उसके पहले भी तो आ सकता है। तो कहने का मतलब हो गया, बस ये एक जनरल पर्पस बताया कि हम लोग जो वायरिंग यूज करते हैं उसका जो लेंथ होता है वो 100 मीटर होता है, लेकिन जो वायरिंग हम लोग करते हैं पूरा, मतलब किसी भी जॉब में जब हम वायरिंग जरूरत पड़ते हैं, जरूरी है कि वो 100 मीटर में वायरिंग खत्म हो जाएगा, वहाँ 1000 मीटर भी लग सकता है, उससे ज्यादा भी लग सकता है। तो फिर दो वायर को कनेक्ट करेंगे तभी तो उसका लेंथ को इंक्रीज करेंगे, तो कनेक्शन कैसे करना है, उसको हम लोग बोलते हैं वायर स्प्लाइसिंग। तो दो वायर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग वायर स्प्लाइसिंग का यूज करते हैं, ठीक है। अब है कि अगर स्प्लाइसिंग करते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आप लिखते हैं स्प्लाइसिंग शुड नेवर बी डन इन कंडुइट रन। कंडुइट रन का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब है कि जब आप स्प्लाइसिंग कर रहे हैं तो आप कहीं भी बीच में स्प्लाइसिंग ना करें, ठीक है। वायर का जो जरूरत पड़ गया कनेक्शन का तो मानते हैं, लेकिन ये जो तुम्हारा किसी पाइप में जब हम वायरिंग कर रहे हैं, पाइप वायरिंग कर रहे हैं कि किसी पाइप से वायर को हम पास कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पाइप में स्प्लाइसिंग नहीं करना है, बहुत इमरजेंसी होने पे करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इमरजेंसी अगर आ गया कि नहीं अब हमें स्प्लाइसिंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है, ठीक है। जैसे कोई वायरिंग बहुत पुराना हो गया बीच से टूट गया, अब हम उसके पूरे वायर को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि पूरा वायर चेंज करने का मतलब है कि पूरा वायरिंग को खोलना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि वहीं पे उसको कनेक्ट कर देंगे, तरीके से कनेक्ट करें ताकि किसी प्रकार का फॉल्ट ना आए। लेकिन जब हम वायरिंग कर रहे हैं तब हम उस पाइप में हम स्प्लाइसिंग नहीं करेंगे, ठीक है। या तो जहां पे कहीं बोर्ड पे एंड हो रहा होगा वायर को वहीं पे कट करके उसको टर्मिनेट कर लेंगे किसी टर्मिनल के साथ, ठीक है ना। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि किसी पाइप के अंदर स्प्लाइसिंग नहीं करना है, फिर बीच में कहीं पे कनेक्शन नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसी को लिखे तो और बोल सकते हैं बट सम टाइम जरूरत पड़ जाता है इसका, व्हेन रिपेयरिंग ओल्ड वर्क्स ज्वाइंटिंग बिकम नेसेसिटी, ठीक है। इसका जरूरत पड़ जाता है जब कोई ओल्ड वायरिंग होता है वहां पे किसी प्रकार का फॉल्ट आ गया जिससे कारण वायर टूट गया, तब वहां पर तो जोड़ना पड़ेगा, अब वहां हम नया वायरिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट आता है, कितना हम लोग थोड़ा बहुत प्रिकॉशन के बारे में देख लिए। अब है कि स्प्लाइसिंग कितना टाइप का होता है, अगर हम यहाँ पे बात करें टाइप ऑफ वायर स्प्लाइसिंग एंड टर्मिनेशन, ठीक है। देखो हम टाइप को लिख लेते हैं क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है लगता है लाइन आएगा नहीं, अगर आ गया तो नेक्स्ट क्लास में सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टाइप आएगा सर आएगा। आ जाएगा तो नेक्स्ट क्लास हो जाएगा। देखो पहला टाइप है वेस्टर्न यूनियन स्प्लाइस, ठीक है, या इसी को बोलते हैं ट्विस्टिंग स्प्लाइस, ट्विस्ट स्प्लाइस। अब ध्यान दो वेस्टर्न स्प्लाइस क्या होता है, तो ऐसे ध्यान दो, जब कभी तुम दो टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, दो अलग अलग टर्मिनल है, जैसे मान लिया जाए ये कोई वायर है, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इधर कोई वायर है,
हमें ये दोनों को कनेक्ट करना है। ये इंसुलेशन है और ये कंडक्टर है, ठीक है। उसी प्रकार से इधर भी ये कंडक्टर और ये इंसुलेशन, ये दोनों को मतलब दो अलग अलग वायर है, आपस में जोड़ना है। तो उसे जोड़ने के लिए हम लोग जनरली जो यूज करते हैं ना, वो वेस्टर्न यूनियन स्प्लाइस मेथड को यूज करते हैं। तो इसे जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या क्या स्टेप को ध्यान में रखना है, उस स्टेप को हम लिख लेते हैं। स्टेप्स फॉर कनेक्टिंग टू वायर। ठीक है, पहला क्या है, सबसे पहला उस वायर का इंसुलेशन को रिमूव करेंगे। ठीक है, रिमूविंग इंसुलेशन। लेकिन रिमूव कैसे करना है, किस किस चीजों को ध्यान में रखना है, उसका प्रिकॉशन क्या है, उसके बारे में भी डिस्कस करना है। उसको हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है कि हम वायर को जब रिमूव कर लिए तो अब उसे ज्वाइंट करेंगे, मैकेनिकली ज्वाइंट करेंगे आपस में, मैकेनिकली ज्वाइंटिंग द कंडक्टर। अब ज्वाइंट कैसे करना होता है उसको, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तीसरा जब ज्वाइंट हो गया तब उस कंडक्टर को सोल्ड करेंगे, ज्वाइंटिंग कंडक्टर को सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग करने के बाद उसका टैपिंग कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा 4 पॉइंट है, लेकिन ये 4 पॉइंट ना तुम्हारा नेक्स्ट क्लास को पूरा वो कैप्चर कर लेगा। इतना पढ़ना है इसके अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस शोल्डर पॉइंट को हम क्या करेंगे, शोल्डर ज्वाइंट को हम टैप कर लेंगे, मतलब उसमें टेप मारेंगे। चलो, तो इतना हम लोग को जनरली ध्यान में रखना होता है। तो हम सोच रहे हैं कि इसका अगला जो सेक्शन होगा ना, तो हम वेट करते हैं कितना टाइम होगा, हम 50 तक वेट करते हैं। ठीक है, अगर लाइन आ गया तो क्लास स्टार्ट कर देंगे, अगर नहीं आया तो मैसेज कर देंगे कैंसिल का। 50 तक वेट करना, उसके बाद वेट मत करना। अभी हम क्लास को ही नहीं कर रहे हैं। कैंसिल हो जाएगा सर, हाँ, कैंसिल हो जाएगा। 7:50 के बाद अगर लाइन नहीं आया तो क्लास कैंसिल आज का, नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, अभी के लिए इन कर रहे हैं, इसको यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे रिमूविंग इंसुलेशन क्या होता है, मैकेनिकली ज्वाइंटिंग क्या होता है, सोल्डरिंग कैसे करेंगे, टाइपिंग कैसे करेंगे, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसको बस मिस मत करना। चलो ठीक है, अभी इन कर रहे हैं।